जी आवाज आ मैम रही? आ रही है। ओके। ओके। सभी लोग अपनी आंखें कोमलता से बंद किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान। एक बार ओंकार और फिर प्रार्थना। ओंकार के लिए एक बार एक लंबी गहरी सांस लें। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धीरे से दोनों हथेलियों को रब करेंगे, अपनी आंखों के ऊपर स्पर्श करेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। सभी को नमस्ते। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे ही नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। सर ने म्यूट कर रखा है अपने आप को। जी सर। ओके। यहाँ से म्यूट नहीं हुआ था। हाँ, बोल रहे थे कि अब कल जितने हम लोग पढ़े थे तो उसमें कुछ प्राचीन काल के क्वेश्चन था, और उसको जो है हम लोग रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि वो पीडीएफ में हम ऐड नहीं कर पाए हैं। तो वो ये रिवीजन करने से याद हो जाएगी सभी लोग को। और उस चीज को हम लोग पढ़े हुए हैं, तो एक बार फिर से पुनः रिवीजन कर लेते हैं। वेद से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन कल किए थे शुरुआत में, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग पीडीएफ से, जहाँ शुरुआत किए थे। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा पद्धति जो भी आई, जो भी आयोग आए, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, पूछते हैं कुछ क्वेश्चन, फिर से रिवीजन कर लेते हैं सभी लोग। आज लास्ट में जो है ये करने के बाद जो है पीडीएफ कंप्लीट कर देंगे, आज कर लेते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर कुछ आप लोग को कराएंगे। जो आप लोग क्वेश्चन आंसर बोल रहे थे तो कुछ क्वेश्चन आंसर कराएंगे। 12 से स्टार्ट करेंगे, 12 से लेके 14 तक करेंगे, फिर 14 से कल 15 से स्टार्ट करेंगे, 18 तक कंप्लीट करा देंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। फिर न्यू शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी हम लोग उसको करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आप लोगों को, चार वेद तो है ही जी। बताइए, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद को मिलाकर क्या कहा गया है उसे? मैसेज कीजिएगा आप लोग फास्ट में, कल बताए थे। वेदात्रयी, बहुत बढ़िया। चारों वेद को संयुक्त रूप से क्या कहा गया है? संगीता, बहुत बढ़िया। वेदों के रचनाकार? वेद व्यास। सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद, बहुत बढ़िया। पूछेगा प्राचीनतम धर्म ग्रंथ, तब जो है ऋग्वेद, और स्मृति पर आधारित पूछेगा तो मनु स्मृति को बोलेंगे हम लोग। मैसेज को ये कर सकते हैं ना हम लोग, शेयर कर सकते हैं। यहाँ से एक सेकेंड।
उसके बाद जो है ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल। 9वें मंडल को क्या कहा गया है? सोम देवता को समर्पित है। बहुत बढ़िया। तो गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को। बहुत बढ़िया। ऋग्वेद के मंत्रों की उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री। बहुत बढ़िया। सामदेव का अर्थ? सामदेव की पूरी किस गद्य में लिखा गया है कि पद में? गान। बहुत बढ़िया। सामदेव का अर्थ होता है गान। सामदेव किस गद्य में कि पद में लिखा गया? पद में। बहुत बढ़िया। सामदेव के उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है? गाता। बहुत बढ़िया। यजुर्वेद के उच्चारण करने वाले को? हाँ, अधर्यु। बहुत बढ़िया। यजुर्वेद ही है जो गद और पद में रचित है, दोनों में। अथर्ववेद के रचयिता? अथर्वा ऋषि। इसमें किस चीज का अध्ययन किया गया है अथर्ववेद में? किस किस चीज का? एक दो का नाम लिख दीजिए। जादू टोना, साप और वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि और रोग निवारण, अंधविश्वास, ये सब जो है अथर्ववेद का है। अथर्ववेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया। रोग, ब्रह्म शब्द। ब्रह्म। ब्रह्म कहा जाता है। बहुत बढ़िया। उपनिषदों की संख्या कितनी है? प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या 12। उपनिषद का दूसरा नाम क्या है? ब्रह्म विद्या एवं वेदांत भी कहा जाता है इसको। वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते के किस उपनिषद में चर्चा की गई है? तो सबको पता है क्योंकि उपनिषद हम लोग पढ़ लिए हैं। मुंडकोपनिषद। बहुत बढ़िया। पुराणों की संख्या 18। सबसे प्राचीन पुराण किसको माना गया है? विष्णु पुराण को। बहुत बढ़िया। ये सॉरी, मत्स्य पुराण को। और उसके बाद है वेदांगों की संख्या। सर कौन सा है, मत्स्य या विष्णु पुराण? क्या बोले? सर सबसे पुराना मत्स्य बोले थे ना कल आप? हाँ, मत्स्य। मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण कहाँ पे बोले सर आप? ये विष्णु पुराण जो है, ये है आपको जिसमें मौर्य वंश का चर्चा की गई है विष्णु पुराण में। ये सर अलग। आप कल आप उसको ही बोले थे, इसलिए मैंने आंसर दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो ना सबसे पूछेगा प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण। जब ये अलग है, ये इतना डीपली आप लोग के लिए नहीं है। जो
यस सर एक और बार नेम रिपीट कर दोगे, मत्स्य फिर विष्णु कितने नंबर पे आते हैं? जैसे आप बोल रहे हो ना, मौर्य वगैरह के टाइम पीरियड में ये सब हुए हाँ थे, तो हाँ, फिर ये पहले का कौन सा होगा मत्स्य के बाद फिर? ये तो अलग है क्वेश्चन, ये अलग टॉपिक है, बोल देते हैं इसे। कुछ पुराणों में कुछ पुराणों से हमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है, जिसे मत्स्य पुराण आंध्र प्रदेश और एवं सातवाहन वंश का, तथा विष्णु पुराण में जो है मौर्य वंश का, और वायु पुराण में जो है गुप्त वंश से संबंधित है वायु पुराण। तो ये सब आप लोग को नहीं पूछेगा, लेकिन ये डिटेल हिस्ट्री वाले कुछ ये है तो उसमें दिया हुआ था, तो इसलिए आप लोग को बता दिए, पूछ लिए थे। मेन क्वेश्चन ये सब, ये थोड़ा सा पूछ सकता है कि सबसे प्राचीन, ऊपर से कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण। वेदांग की संख्या बता दिए थे आप लोग। फिर जो है ये भी स्मृति पर आधारित बता ही दिए, मनु स्मृति। महाकाव्य कौन कौन से हैं? महाभारत और रामायण, दो ग्रंथ है महाकाव्य में। बहुत बढ़िया। महाभारत के रचयिता वेद व्यास, सारे लोग को पता है। रामायण का वाल्मीकि जी। इसमें होगा यस क्वेश्चन आएगा। सर महाभारत का लेखक जो है गणपति है ना सर? क्या? लिखने वाला गणपति है ना सर महाभारत का? इसका तो वेद व्यास रचनाकार है इसका, और ये से महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। सर गणपति। गणपति ने लिखा सर, संपादक वेदव्यास जी है महाभारत के। गीता के लिए है ये बात। अच्छा, आप इसमें से हिस्ट्री से भी, कोई हिस्ट्री स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हुए क्या, हिस्ट्री से कोई? नहीं सर, सब योग वाली बाकी के नहीं होंगे। सर, मैं तो ज्योग्राफी से हूँ। ओके, कुछ लोग हिस्ट्री से हैं, तो यदि कुछ छूट जाता है तो आप सर उसमें ऐड कर सकते हैं। मैं हिस्ट्री से हूँ, लेकिन हिस्ट्री पढ़ा नहीं सर। अरे, ऐसा कैसे हो गया? चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है कुछ चीज चीनी एवं तिब्बतीय यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग को ये विश्वविद्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो ये ह्वेनसांग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और पहले फाहियान फाहियान के बारे में पढ़ते हैं। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। यह 14 वर्ष तक गुप्त वंश के दरबार में रहा। ये मेरी फाहियान, स्क्रीन पे प्रेजेंट नहीं हो रही। अच्छा ये पीडीएफ में ऐड करेंगे तब कर देंगे आप लोग को इसको, इस पर थोड़ा सा ये कर देते हैं, इसको एक्सप्लेन। हाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। ये फाहियान जो जब भारत आए थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, और यह 14 वर्ष तक गुप्त वंश के दरबार में रहा। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया, फाहियान ने। और ह्वेनसांग पूछता है ह्वेनसांग के बारे में, तो ये इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग को यह कन्नौज नरेश हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। इन्होंने सी यू की नामक ग्रंथ की रचना की। ये 16 वर्ष तक भारत में रहे थे, मतलब 629 ईस्वी से लेके 645 ईस्वी तक रहा था ये। 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक ये 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहे थे। नालंदा विश्वविद्यालय में कौन रहे थे? ह्वेनसांग। पूछ सकता है कि चीनी यात्री कौन ये नालंदा विश्वविद्यालय में रहे थे, तो ह्वेनसांग कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो बोलते हैं शिलभद्र थे उस टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति। कौन, कितने ईस्वी में? 629 ईस्वी में। चलिए इतना ही पूछेगा, और उससे
और सब भी है यात्री, लेकिन वो आप लोग को जरूरी नहीं है, जिसके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। फर्स्ट यात्री का नाम बोला था, उसका स्पेलिंग बोलेंगे क्या इंग्लिश में? फाहेन ना, फाहेन। अच्छा, वेनसांग लिख के भेज देते हैं आप। ह्यूएन तो वो ठीक है सर, वो फर्स्ट वाला जो आपने बोला ना। सर फाइ फेनसांग या फाइयान थे? हाँ, हाँ, स्पेलिंग जानना था फाइ सर। फाइयान का स्पेलिंग लिख देते हैं। क्योंकि इनको प्रोनाउंस अलग करते हो और स्पेलिंग भी अलग रहता है इनका। होता है। फाइयान, फा आधा ह य आन, नो लास्ट में। सही है। चलिए, आज कंप्लीट हो गया, अब स्क्रीन प्रेजेंट कर देते हैं। इस सब पढ़ चुके हैं हम लोग। आगे आते हैं, वो डिस्प्ले सेंटर आयोग 1902 सेटलर आयोग। चलिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर से रिवीजन करेंगे। उधर रिवीजन कल करवा चुके थे। स्वतंत्रता के पश्चात उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। सबसे पहला आयोग कौन सा है? राधा कृष्ण आयोग। इसमें हम लोग पढ़े थे, इसके जो है ईस्वी रखा ये है आयोग का 1948। और इस आयोग की अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नवंबर 1948 में राधाकृष्ण आयोग का गठन देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में रिपोर्ट देने हेतु किया गया था। स्वतंत्र भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में इस आयोग की रिपोर्ट का अत्यंत महत्व है। इस आयोग ने निम्न सिफारिश की थी। कौन कौन सी सिफारिश की थी? कि विश्वविद्यालय पूर्व प्री यूनिवर्सिटी 12 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि दूसरा नंबर में कि उच्च शिक्षा के मुख्य 3 उद्देश्य होनी चाहिए: समान शिक्षा, सरकारी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा। तीसरा है, प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए। और चौथा है, शांति निकेतन एवं जामिया मिलिया की तर्ज पर ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। और पांचवा है, महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। एक महाविद्यालय में 1000 से ज्यादा छात्रों का प्रवेश न होना चाहिए। राधा कृष्णन आयोग में इस तरह की सिफारिश की, अपना रिपोर्ट रिकमेंड किए सरकार को। उच्च शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम को जल्दबाजी में न हटाया जाए। सातवां है, विश्वविद्यालय में कम से कम 180 दिनों का अध्ययन अनिवार्य किया जाए। आठवां है, देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख के लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए। इन्होंने ही सिफारिश किए थे कि यूजीसी का गठन किया जाए। फिर 1952 में जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसे मुदालियर आयोग भी कहते हैं, भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर आयोग कहा गया। इस आयोग के प्रमुख स्तुतियां सुझाव है: सर्वप्रथम 3 वर्ष माध्यमिक और 4 वर्ष की उच्च शिक्षा प्रणाली की अनुशंसा की थी।
ये जो है यही आयोग जो है सबसे पहले का 3 वर्ष का माध्यमिक होना चाहिए और 4 वर्ष का उच्च शिक्षा प्रणाली की अनुशंसा की, और वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू परीक्षा पद्धति को अपनाया जाए, और उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में कुछ मूल विषय अनिवार्य रहे, जैसे गणित, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत आदि। नेक्स्ट है आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में कल पढ़े थे हम लोग, यूजीसी के बारे में 1953। इसके स्थापना डेट कितने हैं? 1953। किसके कार्यकाल में? सर्वप्रथम मौलाना अब्दुल कलाम। हाँ, मौलाना अब्दुल कलाम के कार्यकाल जो ये उस टाइम में भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने औपचारिक तौर पर यूजीसी की नींव रखी थी, और संसद द्वारा कब पारित हुई थी? 1956 में। 1956 में। बढ़िया। फिर केंद्रीय सरकार का एक आयोग है यह यूजीसी, जो विश्वविद्यालय को मान्यता देता है। सारे यूनिवर्सिटी को मान्यता कौन देते हैं? यूजीसी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली पढ़े थे हम लोग। इसका 6 क्षेत्रीय कार्यालय है, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बेंगलोर में। इस आयोग का कार्य विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख करना, शिक्षा एवं शोध संबंधी सुविधाओं के स्तर की जांच करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना, सारा कार्य है कोऑर्डिनेट करने का। सरकार यूजीसी के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट भी देती है कुछ, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी जो रहती है स्टेट गवर्नमेंट देती है, इसलिए सरकार लिखी हुई है। तो सरकार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों करती है यूजीसी को। यस, यूजीसी को मतलब कि यूजीसी को सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, लेकिन ये जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसको देती है। आयोग देश के विभिन्न विश्वविद्यालय को धन आवंटित करने का, यूजीसी जो है देश के विभिन्न विश्वविद्यालय को धन आवंटित करने का सुझाव देता है तथा विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित विभिन्न विकास योजनाओं को क्रियान्वित करता है। सर सेंटर को और राज्यों को भी यूजीसी देती है ना सर? क्या सेंटर और राज्यों को दोनों को देती है ना यूजीसी अनुदान? हाँ, दोनों को देती है। ये जो फंड जो है ना सिर्फ सेंट्रल यूजीसी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके सर। यूजीसी छात्रवृत्ति प्रदान करता है, जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो नेट में जेआरएफ पास करते हैं, उसको छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। कौन? यूजीसी। आयोग द्वारा डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप पर हर साल औसतन 725 करोड़ 725 करोड़ खर्च किए जाते हैं आयोग द्वारा, यूजीसी द्वारा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे शांति स्वरूप भटनागर, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यूजीसी का जो लोगो में नीचे जो श्लोक लिखा होता है, ज्ञान विज्ञान विमुक्ते, यह श्लोक किस पुराण से ली गई है? विष्णु पुराण से। यूजीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो जाए। कल बताए थे इसके बारे में कि 5 वर्ष हो जाए या नहीं तो 65 वर्ष कंप्लीट हो जाए, तो वो जो है यूजीसी के कार्यकाल उतना तक ही है, चाहे 5 वर्ष तक रह सकते हैं या 65 वर्ष पूरा हो जाने तक। यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष जो है कौन है? प्रोफेसर एम जगदीश, जो कब बने? ये 4 फरवरी 2022 को एम जगदीश कुमार को यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। उसके बाद 1961 ईस्वी में जो है भावनात्मक एकता समिति आई, जिसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद जी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भावनात्मक एकता को बल देना, एकता पर बल दिए थे। सर भावनात्मक एकता को बल देना मैं समझ नहीं पाई थी कल भी। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? भावनात्मक एकता मीन्स कि उस टाइम में ना हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये सब थोड़ा सा भेदभाव करते थे, और उसके बाद जो क्षेत्रीय पर भाषा के लेके करते थे कुछ भेदभाव, तो वो उसको एक इमोशनली जो है ना जोड़ने का, हम लोग जो है एक राष्ट्र के हैं, इस राष्ट्रीय भावना देके राष्ट्रीयता का बोध करा के सभी को भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम करते थे।
इसलिए जो यस सर। सभी को एक साथ लेके चलने को जो बोलते हैं उसी को एकता बोला जाता है। समाज को उसी का नाम रखा गया भावनात्मक एकता। सभी के इमोशनल को एक तरफ ला के मतलब लेना। हाँ, राष्ट्रीयता का बोध कराना। अब उसके बाद जो हम लोग पढ़े कल कोठारी आयोग के बारे में। कोठारी आयोग का स्थापना दिवस है 1964 से 66, 1964। इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। कोठारी आयोग को नेशनल एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं, कोठारी कमीशन को। वर्ष 1964 ईस्वी में भारत के केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा प्रणाली को नया आकार एवं दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया, जिसे कोठारी आयोग नाम से जाना जाता है, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। फिर डॉक्टर DS कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम में? डॉक्टर DS कोठारी। इस आयोग का कार्य शिक्षा के सभी पक्षों तथा चरणों के विषय में साधारण सिद्धांत, नीतियों एवं राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा तैयार कर उनसे सरकार को अवगत कराना था। सरकार को अमेरिका, ये आयोग जो है, आयोग को अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और यूनेस्को के शिक्षा शास्त्रियों एवं वैज्ञानिकों की सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई थी। आयोग जब गठन किया गया था कमीशन, तो उस टाइम में जो है अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, यूनेस्को के कुछ साइंटिस्ट लोग को, जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, वैसे व्यक्ति को बैठक में बुलाया गया था, जिसमें निम्नलिखित तथ्यों पर बल दिया गया था। फैक्ट क्या क्या था हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा उसमें। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारतीय शिक्षा सेवा इंडियन एजुकेशन सर्विस प्रारंभ करने की सुझाव। दूसरा था शिक्षा के लिए तीन भाषाई फॉर्मूला, मातृभाषा, हिंदी एवं अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा का विकास। तीसरा है राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर खर्च करना, मतलब व्यय करना। चौथा था अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा उनके लिए मानक तय करना। सस्ती पुस्तकें उपलब्ध कराना तथा पाठ्य पुस्तकों को उत्तम बनाना, पाठ्यक्रम जो है, करिकुलम को जो है बेहतर बनाने की बात की थी कोठारी आयोग। फिर है प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, कल हम लोग पढ़े थे। वर्ष 1968 ईस्वी को भारत के प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी। फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 ईस्वी में नीति बनी थी। यह पूर्ण रूप से कोठारी आयोग की प्रतिवेदन रिपोर्ट पर आधारित थे। इसमें शिक्षा प्रणाली का रूपांतरण कर 10+2+3 पद्धति का विकास, हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास। फिर नेक्स्ट है शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास, और विज्ञान व तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिक्षा पर बल तथा नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया गया था। यह शिक्षा को जो है समानता के अधिकार के रूप में एक तरह से ये जोर देने का प्रयास किया था फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी में। दूसरा है समवर्ती सूची में शिक्षा। अगला है एजुकेशन इन करेंट लिस्ट। ये है कब इसका बना था सूची, तो ये समवर्ती सूची में शामिल किया गया था 1976 ईस्वी में। समवर्ती सूची किसको बोलते हैं? राज्यों और सेंटर एक साथ काम करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। समवर्ती, हाँ, एक साथ कर सबके 3 तरह का सूची होता है, केंद्रीय सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। जहां पर दोनों सरकार काम करती है उसे कहते हैं समवर्ती सूची। केंद्र सूची के अंतर्गत जैसे हम लोग मानते हैं रेल का जो भी काम होता है, ट्रेन का, वो इस तरह से कुछ एम्स हो गया, रेल हो गया, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में आते हैं। और राज्य सूची में जो है आपको ये जमीन, ये सब जो है रहता है। और समवर्ती सूची में शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब। तो शिक्षा पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी खर्च करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी।
तो इसलिए ये समवर्ती सूची में रख शिक्षा को शामिल किया गया। कब? 1976 ईस्वी में। स्वास्थ्य में भी जो है समवर्ती सूची में ही आते हैं स्वास्थ्य। शिक्षा को हम लोग अपना अभी से शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे और इसलिए थोड़ा सा बताने के लिए बता दिए थे। शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने का अर्थ है कि केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों ही इस क्षेत्र में नीतियां निर्धारित कर सकती है। फिर नीति के क्रियान्वयन में कोई मतभेद होने पर केंद्र सरकार का निर्णय सर्वोपरि माना गया है। अब हम लोग बोले थे कि आगे पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे, और ये जो है आपको है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये जो है बहुत ही अच्छा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छा टॉपिक है। वह नीति जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन व निर्माण होता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहलाती है। इसका एक डिफिनेशन थोड़ा सा हम तैयार कर दिए। वह नीति जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधि, पूरे राष्ट्र के जितना भी एजुकेशन एक्टिविटी होती है, वो उसका संचालन कौन करते हैं, का निर्माण कौन करते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो फिर बोल रहा है कि वर्ष 1986 ईस्वी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी काफी हद तक कोठारी आयोग के प्रयोजन, जो उसका योजना था, एवं अनुशंसाओं को ध्यान में रखा गया। कोठारी आयोग जो भी प्लानिंग किए थे, जो उसमें 6-7 अदर कंट्री वाले मेंबर भी थे, तो जो भी प्लानिंग की उस पर जो है उसका भी ये ध्यान रखा, उस पर भी अमल करके उसी के अनुसार नीति बनाए। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संविधान की मूल धारणा एक स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। इसमें जो है भेदभाव, नीच ऊंच, ये सब चीज को हटा के समान शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। ग्रामीण, शहरी, ये सब सारे चीज को हटा के समान शिक्षा की बात की है नेशनल एजुकेशन सिस्टम में। 1986 की राष्ट्रीय नीति को आने वाले समय का महाधिकार पत्र, जिसे मैग्ना कार्टा भी माना गया है, इसे मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। ऐसा महाधिकार पत्र मतलब कि एक संविधान, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का एक लेटर है, पत्र है, जिसे मैग्ना कार्टा बोला गया है, मैग्ना कार्टा माना गया है। तो इसलिए इसको 1986 के राष्ट्रीय नीति को आने वाले समय का मैग्ना कार्टा माना गया है। शिक्षा के सार्वभौमिक पहुंच, यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन भी कहा जा सकता है। शिक्षा के सार्वभौमिक पहुंच, यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन भी कहा जा सकता है। इसको समानता के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर इक्वलिटी की अवधारणा भी कह सकते हैं। वही अगला ऊपर वाला ही पॉइंट है, इसमें समानता की बात कही है, लेकिन ये लाइन दे सकता है यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन किस नीति के तहत आए, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सेकेंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इक्वलिटी के बात की। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और मूल्यों पर आधारित शिक्षा पर बल दिया था। कल्चर बेस जो है और वैल्यू बेस पर आधारित ये शिक्षा पर ये बल दिया था। शिक्षा में आधुनिकीकरण और आईटी की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया था। शिक्षा को जो है मॉडर्नाइज और आईटी, ये जो जितना भी टेक्नोलॉजी मतलब हम लोग यूज करते हैं, कंप्यूटर, ये सारा चीज जो है, ये सब पर इसका जो है ध्यान केंद्रित कराया गया था उस टाइम में। शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाए, उसका जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन जो था शिक्षा का, उसका विकेंद्रीकरण सिर्फ सेंट्रल में, यूजीसी में, वहाँ दिल्ली में नहीं रहना चाहिए, उसका विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। ये उसी टाइम में जो है 1986 ईस्वी में बना गया नीति, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, पहले सेंट्रल स्तर पर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के वो राष्ट्रीय स्तर पर बोल रहा है, फिर भारतीय शिक्षा सेवा राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, उसके बाद प्रांतीय स्तर पर
प्रांतीय शिक्षा सेवा, राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा होना चाहिए, भारतीय शिक्षा सेवा, और प्रांत स्तर पर मतलब स्टेट बेस पर, स्टेट स्तर पर जो है प्रांतीय शिक्षा सेवा, और जिला स्तर पर जिला शिक्षा परिषद की गठन की घोषणा की गई थी। प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय को स्थापित किया जाना, प्रत्येक जिले में एक नवोदय विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाना जो कि बाकी विद्यालयों के लिए आदर्श विद्यालय होगा। एक आइडियोलॉजिकल विद्यालय होगी, किसके अकॉर्डिंग, नवोदय विद्यालय के अकॉर्डिंग। उस टाइम में प्रत्येक जिले में बोल रहे हैं कि ये जो है न्यू पॉलिसी, सेकेंड शिक्षा नीति आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो जिसमें कि एक ये बनाया गया था कि प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय होना चाहिए जो कि बाकी विद्यालय के आदर्श मतलब आइडियोलॉजी एक तरह से प्रस्तुत करे कि इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ऐसे पढ़ाई हो। राष्ट्रीय शिक्षा को सुलभ करवाने के लिए मुक्त या खुले विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना करना, यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो है ये ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की बात की गई थी। भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं AICTE, को कानूनी अधिकार प्रदान करना, इसको कानूनी रूप से अधिकार प्रदान करने के लिए कहा गया। तत्कालीन शिक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार करना, उस टाइम में जो उस टाइम में परीक्षा प्रणाली थी, जो एग्जाम होता था, उस प्रणाली में परीक्षा को कह रहा है कि परीक्षा और एवल्यूएशन जो किया था, मूल्यांकन किया था, प्रक्रिया में सुधार करना, इसको सतत बनाना, कंटिन्यूअस बनाना, और वह मूल्यांकन ग्रेड सिस्टम या व्यवस्था लागू करना ताकि मूल्यांकन को विश्वसनीय बनाया जा सके, बेहतर बनाया जा सके। उसी टाइम में जो है शिक्षा ये परीक्षा प्रणाली को सुधार किया गया, मूल्यांकन के लिए जो है ये ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया। और कुछ पॉइंट छोड़ दिए हैं और कुछ यहाँ ऐड करेंगे बाद में यदि ये हो रहेगा तो, लेकिन इतना काफी है। फिर है नेक्स्ट है, अब आ जाते हैं 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति। 1986 हम लोग कंप्लीट कर लिए, तो अब है 1990 में आए तो आचार्य राममूर्ति ये समिति बना था, आचार्य राममूर्ति कमेटी, जो इस समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए थे। इसके अध्यक्ष प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक एवं समाजशास्त्री आचार्य राममूर्ति थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो गांधीवादी विचारधारा वाले थे, समाजवादी भी थे। इसके मुख्य सिफारिशें मॉड्यूलर शिक्षा और सेमेस्टर पद्धति, इसी टाइम वो जो है सेमेस्टर पद्धति का जो है ये किए थे, कमिटी में जो है प्रस्ताव रखे थे अपना, और कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित थी इसकी सिफारिश। रिकमेंड किया था सरकार को रिपोर्ट कि ये जो है मॉड्यूलर शिक्षा के बारे में और सेमेस्टर वाइज लाया जाए और स्किल डेवलपमेंट किया जाए। यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है, इसमें कुछ पूछना भी आप लोग को। सर सेकंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ओपन यूनिवर्सिटी आई थी ना सर, इग्नू वाली? हाँ, उसी टाइम में आई थी। सर मेगना कार्टा क्या होता है, क्या बताया था आपने, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में? हाँ, मेगना कार्टा जो है एक तरह से पत्र है, लेटर माना गया है मेगना कार्टा को, और मेगना कार्टा वो नाम है रखा गया, इंग्लैंड में उस टाइप का नाम रखा जाता था, विशेष प्रकार का पत्र जिसमें जो है जिस तरह से संविधान होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया वो मान्य होगा, तो उसी तरह से एक पत्र को जो है उसका नाम रखा गया मेगना कार्टा। इसका विशेष थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे सर जैसे इन्वायरमेंट में वगैरह एजेंडा बोलते हैं सर, पत्र टाइप। हाँ, एजेंडा बोल सकते हैं, या ऐसा पत्र जो वैल्यूअल हो
विशेष वैल्यू, जिसको उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं हम लोग कि उसको मान्य होना चाहिए, वैसा बनाया गया था। इसीलिए तो इसमें बोला गया कि यही तो है। प्रोटोकॉल टाइप हो सकता है क्या सर? हाँ, प्रोटोकॉल टाइप का बोल सकते हैं, सही। हम्म, चलिए अब तो लग रहा है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। 1905 में इसकी स्थापना की गई थी, फ्रेमवर्क बनाया गया था। इसको शॉर्ट में बोलते हैं NCF 2005 ने लर्निंग विदाउट बर्डन एंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और 1992 और कोमा दिया हुआ है, और किसी विषय पर समूह चर्चा को आधारित किया। इसमें ये बोला जा रहा है, इसमें पूरा डिटेल शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि ज्यादा इससे क्वेश्चन आता नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। इसमें जो है बच्चों को जो है काफी पुस्तक दे के जो है लेके जाना रहता था स्कूल में उस टाइम में, तो और फिर बहुत सारा होमवर्क मिलता था, तो उसको बर्डन को लगता था पढ़ने में, तो उसको कम करने के लिए जो क्या किया, एक पॉलिसी बनाया, रूपरेखा तैयार किया, करिकुलम फ्रेमवर्क बोलते हैं जिसको, जिसमें कह रहा है कि किसी विषय पर समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन करने के लिए बोल रहा है, स्टूडेंट के बीच जो है ग्रुप डिस्कशन करने के लिए बोल रहा है, को आधारित माना गया है, जिसमें टीचर भी रहेंगे साथ में। इसी को यहीं से जो है ना ज्यादा फोकस किया गया स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग पर। जी सर, बच्चे के बोझ को कम करना। हाँ, बोझ को कम करना। फिर 1905 में, सॉरी 2005 में जो है 2005 ईस्वी में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन, इसका गठन 13 जून 2005 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। नेशनल नॉलेज कमीशन का जो है गठन कब हुआ? 2005, 13 जून 2005 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। अध्यक्ष थे उस टाइम में वो, इस राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सेम पित्रोदा। पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सेम पित्रोदा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में 7 विशेषज्ञ सदस्य थे, सब अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट लोग थे 7। उसके बाद जो है यह एक थिंक टैंक, इसे एक थिंक टैंक भी बोला जाता है। इसको थिंक टैंक इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि कुछ लोग, विशेषज्ञ लोग जो है ना, एक साथ मिलके एक अपना रिकमेंड, सुझाव, प्रस्ताव करते हैं, सरकार को सजेस्ट करते हैं कि इस टाइप का एजुकेशन को आप लागू कीजिएगा तो एजुकेशन बेहतर होगा, इसलिए इसको थिंक टैंक भी बोलते हैं, राष्ट्रीय नेशनल नॉलेज कमीशन को। और PM को विभिन्न मुद्दों जैसे शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, कृषि, बौद्धिक संपदा, शोध संस्थान और उत्तरदायित्व पर सुझाव, गवर्नमेंट को क्या क्या सुझाव देना है सरकार को, उसके लिए एक तरह से सजेशन देने वाले व्यक्तियों का, इंटेलेक्चुअल पर्सन का जो है आयोग बनाया था, जिसमें जो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में 7 विशेषज्ञ सदस्य थे। कितने? 7। पूछ सकता है कि इस राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में ये अध्यक्ष के अलावा 7 विशेषज्ञ सदस्य थे, अध्यक्ष लगा 8। उद्देश्य क्या था इसका? भारत को विश्व शिक्षा में श्रेष्ठ बनाना, पूरे यूनिवर्सल में जो है, सॉरी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भारत को जो है श्रेष्ठ बनाना, छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना,
नागरिक को ज्ञानवान बनाना एवं उत्साहपूर्ण समाज बनाना। इसको जो है जुलाई 2014 में निष्क्रिय किया, खत्म कर दिया गया जब बीजेपी की सरकार आई। तो 2005 से लेके 2004 से लेके 14 तक ये कांग्रेस की सरकार थी। तो उस टाइम तक ये जो है आयोग जो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग काम किया अपना। उसके बाद इसको निष्क्रिय कर दिया गया था। कब? जुलाई 2014 में निष्क्रिय कर दिया गया। उच्च शिक्षा को सुलभता हेतु देश भर में लगभग 1500 विश्वविद्यालय खोले जाए व राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लगभग 50 की संख्या में खोले जाए। इसी टाइम में जो है जब ये आयोग गठित किया गया था तो उसमें जो सजेस्ट किया गया कि कम से कम 1500 विश्वविद्यालय खोले जाए और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है 50 की संख्या में खोले जाए। उसी टाइम में जो भी विश्वविद्यालय बनी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी उतना तक। अभी तो 15 के बाद तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत नहीं के बराबर ही बनाने लग रहा है, इससे पहले ही बना था। भारत में विदेशी विश्वविद्यालय की प्रवेश की अनुमति दी थी। जो अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी है भारत में आके अपना शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, इसके जो अनुमति दी गई थी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन सुधारने हेतु पंचायती ज्ञान केंद्र स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन सुधारने हेतु जैसे तैसे लोग रहते थे तो उसके लिए जो है पंचायती ज्ञान केंद्र स्थापित करने की सिफारिश की थी। आंतरिक मूल्यांकन के लिए कुल अंकों में से 25% अंक आंतरिक मूल्यांकन हो कर है कि आंतरिक मूल्यांकन के लिए कुल अंकों में से 25% अंक हो। मतलब इंटरनल एग्जाम जो होता है चाहे वो डिसिप्लिन से रिलेटेड बच्चों को अभी भी देते हैं सीबीएसई ICSE बोर्ड इस सब में जो है अब ये कॉलेज में भी है इंटरनल एग्जाम होती है जो 25% अंक जो है इंटरनल एग्जाम में दी जाती है। फिर उभर रहा है उच्च शिक्षा में खर्च का 20% जितने खर्च होते हैं उसका करीब 20% शिक्षण शुल्क के रूप में लेने की सिफारिश की गई थी। जितने भी खर्च हो रहे जैसे 100 रुपीज खर्च हो रहे आप पर शिक्षा में तो गवर्नमेंट बोल रही 20% जो है 20 रुपया आपसे लेगी गवर्नमेंट। यहीं तक है और इसमें कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद जो हम लोग ये करेंगे कुछ क्वेश्चन प्रेजेंट करेंगे आज। सर ये 20% सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सारे यूनिवर्सिटी के लिए है? हाँ सारे यूनिवर्सिटी ये नहीं ये सारे यूनिवर्सिटी के लिए अभी कम जो भी किया हो अभी तो वर्तमान में ऐसा नहीं लेकिन उस टाइम में जो है अभी भी वही है सिस्टम। और उस टाइम में ये आयोग जब ये गठित हुआ था ये जितने भी विशेषज्ञ थे उस टाइम में जो है ये रखा गया था 20% जो है जितने भी टोटल खर्च हो रही है आप पर उसका 20% आपसे लिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो सर ये सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है ना कि उनके लिए भी एप्लीकेबल है? नहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो आपको उनका तो फीस अपना खुद वो ये करती है और निर्धारित करती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो भी होती है ना वो अपना खुद निर्धारित करती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी शायद 20% ले रही है कि नहीं ये तो स्टेट यूनिवर्सिटी तो लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है हमको लग रहा है 20%। देख लेंगे इसको थोड़ा सा जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे तो देख लेंगे। उसमें ऐसे लिखा हुआ है इसमें जब कुछ पूछा जाता है आपको नेशनल नॉलेज कमीशन में जो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में जो है कितने प्रतिशत जो है फीस लेने की बात कही गई थी तो 20%। ओके सर। ओके और कुछ क्वेश्चन? ऊपर वाला पॉइंट है जो आंतरिक मूल्यांकन वो क्या है 25% वो क्या है? आंतरिक मूल्यांकन जैसे कैसे बताएं कि होता है ना इंटरनल स्कूल भी देती है ना बच्चों को ये अंक कुछ अंक देती है ना डिसिप्लिन पर और डिसिप्लिन वगैरह एक्टिविटी 75% का Activities- एग्जाम और 25% इंटरनल मार्क्स क्या? यस जो भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं वो अभी 80-20 है वैसे क्या 75-25 वैसे क्या?
हाँ 75 और 25 है। 25 जो है आपको स्कूल देगी और 75 बोर्ड देगी। जो भी बोर्ड लेगी, सीबीएसई लेगी या आईसीएसई लेती है या स्टेट के लेती है तो स्टेट बोर्ड। और कुछ क्वेश्चन? सर ये पंचायती ज्ञान केंद्र का क्या रिलेशन है इसमें? पंचायती ज्ञान केंद्र वो मतलब कि उस टाइम में एक बनाया गया था कि हर हर पंचायत में जो है अपना एक केंद्र होना चाहिए जिसमें जहाँ पर जो है लोग अपना डिस्कशन कर सके बैठ के, कुछ सुधार करे ग्रामीण को। जैसे वो पंचायत भवन होता है ना, तो तो सर ये वहाँ फिर पर अलग ही हो गया ना इस चीज़ से। तो हम तो शिक्षा की बात कर रहे हैं, हाँ हाँ मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पर बात कर रहे हैं। तो पंचायती ये तो अलग से ही आ गया एक। जी हाँ सर, ये ये पंचायत तो बहुत छोटा छोटा हो गया ना, मतलब प्राइमरी और मतलब बोल सकते हैं। जहाँ तक शिक्षा पहुंची नहीं है ना, तो इसलिए वो पंचायत ज्ञान केंद्र बनाया था। शिक्षा जहाँ पर पहुंची नहीं है उसके लिए। पंचायत स्तर पर ज्ञान केंद्र एक स्थापित करने की बात की गई थी, सिफारिश की गई थी उस टाइम में कि पंचायत स्तर पर ऐसा एक तरह से केंद्र होना चाहिए कि जहाँ पर कोई हो एजुकेशन अधिकारी वहाँ पर आके ग्रामीण क्षेत्र में जो है लोगों को किस तरह से एजुकेशन के प्रति जो है उसको मोटिवेट करना, उसके जीवन यापन में सुधार करना, इस पर जो है बात करने की बात की। तो ऐसा केंद्र बनाने की बात की गई। हायर एजुकेशन के लिए मोटिवेट करना सर, ये भी हो सकता है ना? हाँ हायर एजुकेशन के लिए मोटिवेट करना, हायर एजुकेशन की तो बात यहाँ नहीं हुई है, लेकिन बोल सकते हैं कि हायर एजुकेशन की भी बात की। जब शिक्षा के बारे में बातचीत होगी तो ऑटोमेटिक है कि आपको हायर एजुकेशन के लिए भी बोलेंगे वहाँ पर कि आप पढ़ोगे तो इसमें आगे ये बढ़ोगे। कह रहा है ना कि एजुकेशन को और बढ़ावा मिल रहा है ग्रामीण क्षेत्र पे, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, कि आपको भी और पढ़ना चाहिए ऐसा कर। जी, यही बातचीत के चलते रखा गया। चलिए नेक्स्ट। और उसके बाद जो है हम लोग फिर इधर जब ऑनलाइन होने लगा एग्जाम, उसके बारे में जो है ये करेंगे, डिस्कशन करेंगे बाद में। पहले इसको खोलते हैं, डब्ल्यू सेट 39 नंबर क्वेश्चन। उस टाइम में ना ये सब अब नहीं पूछती है, जो इस टाइम में आप लोग बोल रहे थे कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, अब जो है ये क्वेश्चन सब जो है पहले जो है संविधान से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे। जी सर, मैंने बहुत दिया है, ज्योग्राफी से दिया है बहुत बार, लेकिन मेरा क्लियर नहीं हो पाया। अच्छा, देखिए किस टाइप का क्वेश्चन से अवगत करा रहे हैं, उस टाइम में जो पूछे जाते थे ये सब आपको जरूरत नहीं है। अब भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सब दिया, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी नियुक्ति करते हैं जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य हो। तो ये सब क्वेश्चन अब पूछता नहीं है, तो इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे फैक्चुअल ज्यादा पूछते थे पहले, अब जो है ना लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं, तर्क पर आधारित ज्यादा। 2018 से पैटर्न भी तो चेंज हो गया ना। पैटर्न भी चेंज हुआ, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन आप लोग को ये सपोर्ट करेगा, हम आगे ये करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। फटाफट देख लेते हैं, दर्शन कर लीजिए क्वेश्चन का। तो बोल रहे थे हायर एजुकेशन में किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए उस टाइम पूछे जाते थे जब वो, ये भी है फैक्चुअल ही। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भारतीय उच्च न्यायाधिकारियों से परस्पर बातचीत करते समय तथा सरकारी टिप्पणी आदि में निम्नलिखित में से कौन से पूर्व नियोजन का प्रयोग समाप्त करना चाहते हैं? तो इसका आंसर जो है 40 का बी है। महामहिम के जो है वो पद, ये जो है महामहिम को जो समाप्त करना चाहते थे। टिप्पणी जो है महामहिम कहा जाते थे ना राष्ट्रपति को, इसको हाँ, समाप्त महीम और माननीय। माननीय को, दोनों को बी। फिर वित्तीय आयात स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? सॉरी, वित्तीय आपात उस टाइम में जो जब इमरजेंसी लागू हुआ था, तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है?
ये बता रहा है। इसका आंसर जो है 41 का बी है। 3-4। केंद्र सरकार राज्यों के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में ले सकती है। जब इमरजेंसी लागू होगी तो उसमें जो है केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार के बजट और जितने भी उसका ये है बजट है, उस खर्च है उसका, उसको नियंत्रण में ले सकती है। तीसरा है उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को कम किया जा सकता है। चाहेंगे तो इमरजेंसी में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो है हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों जो है जस्टिस का जो है क्या करेंगे, वेतन को कम किया जा सकता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। सर ये आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगता है ना? हाँ, हाँ वो भी लगते हैं। इमरजेंसी ये मिलान करने के लिए पूछा जाता था। निर्धनता कम करो कार्यक्रम, इसका मिलान जो है 42 का डी है आंसर। फर्स्ट का 4 मनरेगा के द्वारा और मानव विकास योजना। 3 है राष्ट्रीय वृद्धा व्यवस्था पेंशन। उसके बाद सी में है सामाजिक सहायता योजना, ये जो है 2 नंबर इंदिरा आवास योजना। न्यूनतम आवश्यकता योजना मिनिमम नीड स्कीम जो है डी का फर्स्ट है मिड डे मील। बस इतना ही क्वेश्चन है। और आगे जो है ये टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ये हम लोग नेक्स्ट ये हम लोग कर लिए दिसंबर का डब्लू सेट किए थे जून का। इससे भी पीछे चलते हैं, 13 से करते हैं। जून दिसंबर खुल गया, चलिए दिसंबर ही देख लेते हैं। दिसंबर में 24 नंबर क्वेश्चन है। भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ किया गया? तमिलनाडु है सर। तमिलनाडु है ना सर? तमिलनाडु, बहुत अच्छा, तमिलनाडु लोग को पता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 के बाद 33। ये भी तो है नहीं है 33 दिख रहा है क्वेश्चन अच्छा से? सही है। जी सर। 33 नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 33 का आंसर दिया हुआ है बी 1 और 2। यह एक स्वायत्तशासी संस्था है और दूसरा है इसे उच्च शिक्षा के संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की जिम्मेदारी का कार्य दिया गया है। ये उस टाइम का क्वेश्चन है करंट का। सर आंसर क्या बोले, कौन सा था सर? 2 बी है। फर्स्ट एंड हाँ, सेकंड सही है क्या? फर्स्ट एंड सेकंड। ओके। सर ये 34 न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सारा चीज चेंज हो चुका है ना अब तो? हाँ अभी चेंज हो गई। अब तो ये सब नहीं पढ़ना है, मतलब इस बार के एग्जाम के लिए तो पिछला पेपर है। हाँ पीछे का है, लेकिन इसमें कुछ कुछ जैसे कि आ गया ना, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। यहाँ जो पढ़े थे हम लोग, हाँ 24 तो एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, जो कि हम लोग को इस टाइम में भी पूछ सकता है। 34 में है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भारत में
संघ शासित क्षेत्र, ये सब फैक्चुअल है, इसे नहीं पूछेगा आपको। 36 में जो है 35 हो गया। 36 में केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये भी नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, ये पूछ सकता है मतलब। इसका 36 का आंसर सी है। सी में कौन सा है, 1 2 3। केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है और मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के द्वारा। और यह कह रहा है कि आयोग अधिक से अधिक 25,000 का जुर्माना लगा सकता है। सी, केंद्रीय सूचना आयोग कितना का जुर्माना लगा सकता है, 25,000 का, अधिक से अधिक। अब इधर नहीं है, वो कोर्ट वाला क्वेश्चन था। हाँ कोर्ट वाला था। और फिर के नेक्स्ट है सितंबर 31। सितंबर में सारा क्वेश्चन फैक्चुअल है, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि 31 दिखा देते हैं क्या सर क्वेश्चन है। ये है 73वें संविधान संशोधन एक्ट 1992 के कौन से प्रावधान स्वैच्छिक है। उस टाइम का 73वें संविधान संशोधन के द्वारा करा है, कौन से प्रावधान स्वैच्छिक है। तो इसका आंसर 31 का डी है, 3 और 4। पंचायती राज संस्थानों में संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों का प्रतिनिधित्व, ये पूछ सकता है, ये हम लोग को अभी भी पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन एक्ट की बात कर रही है तो 1992 के। उस नोट्स में जो हम लोग इसको ऐड कर देंगे पीडीएफ में थोड़ा। और क्या क्या किया है, पंचायती राज संस्थानों में संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों का प्रतिनिधित्व। और चौथा है पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण। अब लेकिन ये तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ये नहीं पूछेगा, हटा दिया गया। सारा ये फैक्चुअल है, इसलिए हटा, ये सब को ये कर देते हैं, बंद करते हैं। पॉलिटिकल भी तो है हायर एजुकेशन में। हाँ है, एक पार्ट पॉलिटिकल का भी तो है। मैंने तो अभी न्यू बुक केवीएस मदान की न्यू बुक ली है मैंने सर, इसी साल ली है। उसी में उसमें दे रखा है सारी चीजें। तो एक्ट से संबंधित बात पूछ सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पॉलिटिकल बातें नहीं पूछेंगे, आजकल नहीं पूछते हैं ज्यादा है। अभी जो क्वेश्चन आर दिखाएंगे हम, क्वेश्चन आप लोग को अभी नहीं, जब लोग कंप्लीट कर लेंगे तब। 13 जून में है 47 नंबर क्वेश्चन। फोर्टी 47 नंबर क्वेश्चन में है आपको, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। अब इसमें से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। पहला है ऑप्शन, इसे 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया। सही है, बोलिए अब इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये सही है फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड जो है, इसे बी गलत। क्या बोल रहे हैं, बी होगा क्या सर, मतलब नहीं है, सत्य नहीं है। सर ये डी वाला गलत होगा। हाँ डी वाला, राज्य विश्वविद्यालय के लिए इसे राज्य सरकारों से निधियां प्राप्त होती है, ये गलत है, बाकी सब सही है। हाँ सेकेंड तो हम लोग पढ़े ही अभी पीडीएफ में कि संसद के द्वारा 1956 में पास किया गया था। इसे उच्च शिक्षा की उन्नति और समन्वय का कार्य सौंपा गया था।
बोले थे ना, कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है, और शिक्षा को उन्नति करने का, बेहतर बनाने की बात करते हैं ये। और ये इसे केंद्र सरकार से योजनागत और गैर योजना निधियां प्राप्त होती है। केंद्र सरकार का ही अधीन ही ये यूजीसी चलती है। तो ये क्वेश्चन 47 48 देखते हैं हम लोग। इसका डी आंसर है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें जिसे संबंध में दो तर्क है, फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। क्या भारत को द्विदलीय पद्धति अपना लेनी चाहिए? कथन में दिया है, तर्क दिया है, हाँ इससे सरकार में स्थिरता आएगी। दूसरा कथन है, नहीं इससे मतदाताओं की पसंद सीमित हो जाएगी। 48 का सी, दोनों तर्क प्रबल है। इससे सरकार में स्थिरता आएगी। जब ये हम लोग क्या बोलते हैं, कथन दिया है क्या भारत को द्विदलीय पद्धति अपना लेनी चाहिए, तो हाँ इससे सरकार में स्थिरता आएगी, नहीं इससे मतदाताओं की पसंद सीमित हो जाएगी। ये कथन का है। जी सर सही है बिल्कुल। 49 भी है, हाँ 49 भी है, कथन और तर्क। क्या आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों का चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? तर्क में है, हाँ यह राजनीतिक के अपराधीकरण को रोकेगा। दूसरा है, नहीं इससे शासित दल को अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध तुच्छ मामले फाइल करने में प्रोत्साहन मिलेगा। इसका 49 का ए है, केवल एक प्रबल है, हाँ यह राजनीतिक के अपराधीकरण को रोकेगा। जब हम ये कह रहे हैं कि क्या अपराधी पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, तर्क ये सही है इसमें कि हाँ ये राजनीतिक में अपराधी पर रोकेगा। पॉलिटिक्स में जो जितना भी अपराधी होते हैं उसको रोकेगा, सही है। 50 नंबर है डी। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सत्य हैं? ये सब नहीं पूछता है क्वेश्चन। इसे पढ़ लेते हैं, डी है इसका आंसर 50 का, 1 और 4। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। और 4 में है, उसे दुर्व्यवहार सिद्ध होने या अक्षमता के कारण हटाया जा सकता है। वो कोई गलती करते हैं, उसका व्यवहार गलत है, तो या अक्षमता, वो सक्षम नहीं है उस पोस्ट को ये करने में, तो उसको हटाया जा सकता है। फिफ्टी 51, पूर्वता अधिपत्र में लोकसभा अध्यक्ष किसके बाद आती है? सी, प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेक्स्ट हो जा रहा है टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए आज 14 तक हो गया, ये 13 कंप्लीट हो गया, 14 बच गया है। कर दें कंप्लीट की छोड़ दें आज इसको, टाइम हो गया काफी। सर कल करेंगे सर। कल करते हैं। 14 में 2 है, जून 14 और दिसंबर 14, 2 पेपर है। लोग सुखा कर बैठ जाइए, अपनी कम पीठ और गर्दन को सही कर लीजिए, हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाइए, कोमलता से आंखें बंद कर लीजिए, लंबा गहरा सांस लीजिए और लंबा गहरा सांस छोड़िए। पूरा दिन केवल और केवल अपनी सांस पर। हम करेंगे गायत्री मंत्र का पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को मिलाइए
हथेलियों का दर्शन कीजिए। गरम गरम हथेलियों का स्पर्श अपनी आंखों को दीजिए। धीरे से अपने हाथों को अपनी आंखों के सामने लेके आइए। हथेलियों का दर्शन कीजिए। आप सभी को मेरा मुस्कुराता हुआ नमस्कार।